नमस्कार, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। राष्ट्रहित में आज का विषय इतना महत्वपूर्ण हो जाता है जितना शायद खाना खाना या पानी पीना। हमारे आपके घरों में लोग थोड़ा बहुत बीमार होते हैं तो हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेने के लिए जाते हैं। बुखार, खांसी, जुकाम। और दवाई लेते वक्त हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होती है, और वो चीज़ होती है कि हम किसी तरह से स्वस्थ हों या हमारा जो अपना है जिसके लिए हम दवाई लेने गए हैं वो स्वस्थ हो। तो राष्ट्रहित में आज बात दवाई की करेंगे। और मैं जैसा कि अमूमन कार्यक्रम की शुरुआत एक शेर से करता हूं, तो आज भी एक शेर कि ए आसमान तेरे खुदा का नहीं है खौफ, ए आसमान तेरे खुदा का नहीं है खौफ, डरते हैं ए ज़मीन तेरे आदमी से हम। ये शेर किसका है ये नहीं पता, मगर जिसने भी लिखा है बहुत खूब लिखा है। आज के मुद्दे पर आने से पहले सबसे पहले आपको भारत के दवा कारोबार को विस्तार से समझा देते हैं। दुनिया में अलग अलग बीमारियों के 50% टीकों की मांग भारत से पूरी होती है। अमेरिका में सामान्य दवाओं की मांग का 40% और ब्रिटेन की कुल दवाओं की 25% भारत से आपूर्ति होती है और भारत में दवाइयां बनती हैं। इसके अलावा दुनिया भर में एड्स जैसी खतरनाक बीमारी के लिए जो दवाई इस्तेमाल की जाती है, एंटी रेट्रोवायरल, ये भी करीब 80% आपूर्ति जो है भारत करता है। पूरी दुनिया इस बात को देखती है कि कितना बड़ा बाजार है भारत। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन है एक, और उसकी एक रिपोर्ट कहती है कि 2017 में भारतीय फार्मा उद्योग का कुल मूल्य लगभग 33 अरब अमेरिकी डॉलर था। 2017 में भारतीय दवा उद्योग का घरेलू कारोबार 18.87 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। 2018 में भारतीय दवा उद्योग के घरेलू कारोबार में 9.4% की बढ़ोतरी हुई। 2015 से 20 के बीच भारतीय दवा उद्योग में 22.4% की बढ़ोतरी देखी गई। एक अनुमान है जिसके मुताबिक हिंदुस्तान में दवा उद्योग का कारोबार करीब 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का है। नंबर आप याद रखिए, 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और अगले 5 सालों में ये 120 से 150 अमेरिकी बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। मिलॉर्ड यानी जनता, ये तो असली दवा कारोबार का लेखा जोखा था। मगर क्या आप जानते हैं कि जायकेदार और पेट भरने वाली रेवड़ियां अर्थात फ्रीबीज इसी कारोबार में बढ़ती है। और यहां लाभार्थी तबका है धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर। पूरा माजरा एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। एंटीबायोटिक सिप्रोफिलॉक्सिन 500 mg की 10 गोलियों की जो स्ट्रिप है वो 64 रुपए प्रिंट रेट पर मिलती है, लेकिन थोक मार्केट में यह दवा 10 रुपए की है। दवा कंपनी को इसकी लागत 5 रुपए की पड़ती है, और इससे चाहे तो आप दवा के कारोबार में कमाई की नब्ज टटोल सकते हैं। आइए अब बात समझ में अगर आपको आ गई हो तो सोचिए कि जब इतना मालामाल होने की गुंजाइश है इस कारोबार में, तो जाहिर है कि कालाबाजारी की भी संभावना बढ़ जाती है। कोरोना महामारी के दौरान एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की किल्लत के बीच कालाबाजारी के बहुतेरे मामले हमने देखे। और आपको याद होगा कि OLX पर एक जो ये दवाई थी वो 6-6 हजार रुपए में बिक गई। विडंबना देखिए कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की शीशी में पानी भरकर बेच दिया गया। ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स एसोसिएशन यानी ASPA कहता है कि 2020 की तुलना में 2021 में घटिया क्वालिटी वाले और नकली मेडिकल उत्पादों के मामले में ये जो 47% की बढ़ोतरी आई, ये चौंकाने वाली है। जो जानकारियां यहां दी गई हैं वो कोई गुप्त जानकारियां नहीं है, कोई गुप्त ज्ञान नहीं है। मीडिया ने समय समय पर इसका खुलासा किया है और की न्यूज भी उसका खुलासा करता रहा। इससे आपको दवा कारोबार की तासीर समझने में मदद मिलेगी। और अब मैं मुद्दे की बात करता हूं राष्ट्रहित में, कि आज राष्ट्रहित में दवा की बात करने की जरूरत क्यों मुझे महसूस हुई। बुखार के इलाज के लिए आजकल अगर आप कोई टैबलेट लेने जाएं या डॉक्टर कोई प्रिस्क्राइब आपको दवाई करे तो वो 100 में से 80 मामलों में डोलो होती है। डोलो टैबलेट 650 मिलीग्राम। इसका नुस्खा लिखने के लिए डॉक्टरों को, अब ध्यान से सुनिएगा आप, 1000 करोड़ के मुफ्त उपहार बांटे गए। 1000 करोड़।
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ ने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने डोलो टैबलेट बनाने वाली चर्चित फार्मा कंपनी पर यह आरोप लगाया है। गौर कीजिएगा कि डॉक्टरों ने इस उपकार के बदले में डोलो टैबलेट 650 को भारतीयों के पसंदीदा स्नैक्स में तब्दील कर दिया, यानी नाश्ते की तरह आपने ये डोलो खाई। 15 टैबलेट वाले एक पत्ते की कीमत करीब 31 रुपए है और इसके बाद भी डोलो 650 ने माइक्रोलैब्स को रिकॉर्ड तोड़ कमाई करा के दी। कोरोना महामारी के दौरान इसकी बिक्री में इस कदर उछाल आया कि यह बाजार से गायब हो गई थी। 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत होने के बाद डोलो 650 के 350 करोड़ टैबलेट बिक गए। 350 करोड़। कंपनी ने कोरोना काल में सिर्फ डोलो 650 ही 567 करोड़ रुपए की बिक्री कर दी इस एक टैबलेट से। अब जरा कंपनी का भी लेखा जोखा आप सुन लीजिए। साल 1973 में जीसी सुराना ने दवा कंपनी माइक्रोलैब्स लिमिटेड की शुरुआत की। इस कंपनी में अभी करीब 9200 कर्मचारी काम करते हैं। कंपनी का सालाना टर्नओवर पिछले साल 2700 करोड़ रुपए था, जिसमें 920 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भी शामिल है। कंपनी करीब 50 देशों को अपनी दवाएं एक्सपोर्ट करती है। माइक्रोलैब्स लिमिटेड की सफलता में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी टैबलेट का है तो वो है डोलो। हर तरफ डोलो डोलो कर रहे हैं लोग। दरअसल पैरासीटामोल बनाने वाली दूसरी कंपनियां 500 mg वाले फॉर्मुलेशन ही बनाती हैं, लेकिन डोलो बुखार की अकेली दवा है जो 650 mg में भी आती है। बाजार में उपलब्ध पैरासीटामोल दवा के दूसरी जो लोकप्रिय ब्रांड हैं उसमें क्रोसिन। आपको याद होगा कि बचपन में जब हम कभी बीमार होते थे या हमारे घर में कोई बीमार होता था तो क्रोसिन हम लोग ले आया करते थे या हमारे पिताजी हमको क्रोसिन दिया करते थे। लेकिन आजकल हर जगह डोलो है। पैरासिप एक टैबलेट थी, काल्पोल एक थी, एक सुमो थी, ये टैबलेट हुआ करती थी। कोरोना काल में डोलो 650 आया और ये छा गया, दूसरे ब्रांडों से मीलों आगे निकल गया। अब याचिकाकर्ता जो हैं फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से जो पेश हुए, उनका नाम है संजय पारिक और अधिवक्ता अपर्णा भट्ट। वो कहते हैं कि 500 मिलीग्राम तक के किसी भी टैबलेट का बाजार मूल्य सरकार नियंत्रित करती है। 500 मिलीग्राम से ऊपर की दवा की कीमत जो फार्मा कंपनी है यानी जिसने दवाई बनाई है वो नियंत्रित करती है। अब आपको इस कारोबार का झोल समझ में आ रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस आरोप को गंभीर मुद्दा करार दिया है। गंभीर मुद्दा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि आप जो कह रहे हैं वो सुनने में सुखद लगता है। यही दवा है जो उन्होंने कोविड होने पर ली थी। ये गंभीर मुद्दा है और वो इस पर गौर करेंगे। पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज को 10 दिनों में याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा। इसके बाद पारिक को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मिला। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयकर विभाग ने 6 जुलाई को, ये थोड़ा सा बैक में चलेंगे, जब बेंगलुरु की माइक्रोलैब्स लिमिटेड के 9 राज्यों में अलग अलग जगहों पर 36 परिसरों पर छापेमारी की थी और यह दावा किया था कि दवा कंपनियां इस तरह की गतिविधियों को सेल्स प्रमोशन बताती हैं। सच्चाई यह है कि दवाओं की बिक्री में बढ़ोतरी के बदले डॉक्टरों को प्रत्यक्ष डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा होता है। मसलन उनको गिफ्ट दिए गए, मनोरंजन और प्रायोजित विदेश यात्राएं और दूसरे फायदे। जाहिर है कि इस हथकंडे से कई दूरगामी दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। मसलन डॉक्टर ज्यादा मात्रा में इस दवा के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं, जिसका खामियाजा मरीज को भुगतना पड़ता है। भारतीय चिकित्सा परिषद यानी व्यावसायिक आचरण शिष्टाचार और नैतिकता विनियमावली 2002 में डॉक्टरों के संबंधों के लिए एक आचार संहिता, ये मैं ग्राफिक्स में भी आपको दिखा दूं कि जो नियम है वो नियम क्या है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम में नियमों की भूमिका बड़ी बड़ी हो जाती है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां अलग अलग जगह पर डॉक्टरों को तोहफे और मनोरंजन, यात्रा सुविधाएं और आतिथ्य या दूसरी चीजें मुहैया कराती हैं, वो गैर कानूनी है। ये कोड ऑफ डॉक्टरों के खिलाफ लागू है और ये दवा कंपनियां जो हैं वो इसको लागू नहीं करती। इसकी वजह से ऐसी विषम स्थितियां पैदा हो जाती हैं और इसके बाद जो हालात बनते हैं वो हमारे और आपके सामने है। चारों तरफ डोलो डोलो हो रहा है। तो हम आज राष्ट्र हित में यही समझने की कोशिश करेंगे और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको गंभीर मुद्दा माना है तो इसलिए हम बड़ी गंभीरता से इस पे बात करने वाले हैं आज। बिल्कुल
शोर शराबा किए बगैर, क्योंकि अक्सर ये लोग कहते हैं कि कुछ बातें शांति से भी की जानी चाहिए, तो हम बड़े शांति से बात करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल है, हमारे साथ जानकार लोग जुड़ेंगे जो दवाई और मेडिकल इंडस्ट्री में अपनी पकड़ रखते हैं। हमारे साथ पूर्व जज हैं बीडी नकवी साहब, जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आशुतोष शर्मा जी हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं आईएमए के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राम भदौरिया जी हैं, सीनियर ड्रगिस्ट हैं, गुजरात से हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। हमारे साथ और दो मेहमान और हैं, अगर वो जुड़ जाते हैं तो उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। सबसे पहले आशुतोष जी, आपसे मेरा सवाल है, और मैं इस पूरी व्यवस्था को समझना चाहता हूं। वो इसलिए क्योंकि डोलो को लेकर अब जो कुछ भी पब्लिक डोमेन में है वो आप जानते होंगे और आप पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक आम आदमी अगर प्रश्न करे, एक गांव का छोटा आदमी प्रश्न करे कि भाई हर डॉक्टर डोलो क्यों प्रिस्क्राइब कर रहा है, क्या डोलो इतनी पावरफुल है कि ये कंट्रोल करती है बुखार को, या ये बहुत फायदेमंद है, पिछली दवाइयों से ज्यादा बेहतर है? ये पूरे विवाद को आप किस तरह से देख रहे हैं, और आपकी नजर में क्या ये वाकई में गलत हो रहा है? आशुतोष जी। हाँ, नमस्कार जी। जैसा कि आपने अभी बहुत कुछ बताया कि नहीं, मतलब डॉक्टर्स कर रहे हैं या दवा कंपनियां प्रमोट कर रही हैं, तो पहली बात मैं सबसे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पैरासीटामोल ओवर द काउंटर ड्रग है। आप गए और ले लिया, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि डोलो 17 से पहले या कोविड के बाद से ही डोलो बहुत पहले से यूज हो रही है सर, ठीक है। 650 मिलीग्राम और दूसरे पैरासीटामोल की बात करें तो इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं हम 650 का भी यूज करते हैं, 500 का भी यूज करते हैं, ठीक है। उसका ये होता है कि 650 एक दिन में जो मैक्सिमम हम दे सकते हैं वो 2 ग्राम होता है। कुछ जगह पे हम 3 ग्राम तक बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं, जो कि हानिकारक नहीं होती है। यदि 500 की हम 6 टैबलेट देंगे तो खाने में अच्छा चीज डोलो ही क्यों दी जा रही है, बाकी क्यों नहीं दी रही है? तो उसके लिए मैं बताऊं, हमारे यहाँ आप यदि देखेंगे जो हमारा उपभोक्ता होता है, मतलब कंज्यूम करने वाला बंदा है, जो हमारे पेशेंट्स हैं, आप अपने अगल बगल या जज साहब भी अपने यहाँ जब हमारे साथ बैठे हैं सब लोग देखें तो सबसे पहले क्या होता है, घर में उनको जो भी वो रखे रहते हैं डोलो ये वो सब पहले इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले फिर कुछ सौंफ धनिया मिर्चा ये सब यूज कर लेंगे। फिर जब ये सब यूज करने के बाद भी नहीं होता तो वो मेडिकल स्टोर वाले के पास पहुंचते हैं, साहब बुखार है वो है, तो उठा के अपना कुछ देता है। फाइनली जब नहीं काम करता है तब वो लास्ट में डॉक्टर के पास आते हैं। ये जो अमूमन 100 में से 70-80% लोगों का काम है, ठीक है। अब डोलो ही क्यों बिकी, बाकी क्यों नहीं बिकी? तो मैं आपको बता दूं, डोलो के लिए आज तक कोई किसी भी डॉक्टर को कोई मार्केटिंग का बंदा या कोई एमआर आके नहीं बोलता है। अच्छा, क्यों नहीं बोलता यदि मैं बता दूं, जैसे इप्का ब्रांड की आती है, जीरोडाल एसपी आती है, जीरोडाल एमआर आती है। आज तक आप देख लीजिए, बड़े से बड़े डॉक्टरों को देख लीजिए, छोटे से छोटे डॉक्टरों को देख लीजिए, कोई भी उनके पास ये लेके नहीं जाता साहब आप जीरोडाल एसपी प्रिस्क्राइब कीजिए, क्योंकि एक सबकी जबान पे है कि भैया नहीं है कुछ हुआ जीरोडाल एसपी ले लो, पैरासीटामोल डोलो ले लो। अच्छा। आप किसी को मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि फीवर आया है तो आपको डोलो या पैरासीटामोल लेना है। हाँ। सारे लोग अपने खुद ही लेकर के आते हैं। तो इसमें डॉक्टरों पे ये लग रहा है कि फ्रीवीज मिल रही है, तो इस फ्रीवीज के लिए तो मैं अगेंस्ट हूँ। अच्छा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है आशुतोष जी। ये चूंकि देखिए डॉक्टरों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, और कोरोना के समय में हमने देखा कि कैसे जान पे खेल के उन्होंने मदद की, लोगों की जान बचाई। मुझे नहीं लगता कि किसी के भी कलेजे में इतनी दम थी कि वो इस हालात में, लोग घर से नहीं निकल रहे थे लेकिन लोगों ने उस समय जान बचाई। तो जब इस तरह के प्रश्न उठे और इस तरह का सवाल उठ रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या ऐसा है, तो उसके हर पहलू को समझने की जरूरत है। हालांकि इस पे डोलो 650 बनाने वाली कंपनी जो कि माइक्रो लैब्स है, उसके एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जयराज गोविंद राजू नाम है उनका, उन्होंने इस पर सफाई भी दी है। लेकिन बीडी नकवी साहब, चूंकि कोर्ट ने इस पर एक टिप्पणी की और उसके बाद मुझे लगा कि इस पर राष्ट्रहित में बात की जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी, आपकी और सबकी सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप न्यायालय में रहे हैं और इस तरह के मामले आपने भी देखे होंगे।
क्योंकि एक पक्ष आशुतोष जी का है और एक पक्ष न्यायालय की तरफ से भी आया है। देखिए, ऐसा है कि बड़ा आपने जो सब्जेक्ट चुना आज का बड़ा इम्पोर्टेंट है, और मैं मुबारकबाद दूंगा कि एक इंफॉर्मेटिव चीज जो बात होगी यहाँ पर, उससे हमारे व्यूअर्स, सारे हिंदुस्तान के लोग जो सुन रहे हैं वो समझेंगे। हमारे समाज के सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हर प्रोफेशन के लिए डिग्री चाहिए, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन के लिए कोई भी क्वैक जो है दवा दे सकता है। हम तो अपने बचपन से देख रहे हैं, हम सबने देखा कि यहाँ डॉक्टर थे नहीं। ये इट इज एन अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट। हमारे यहाँ दूसरा वजह है कि हमारे यहाँ जो है वो धर्म कर्म और इन सब चीजों में सुपरस्टिशंस बहुत है कि डोलो की बात कर रहे हैं लोग, ताबीज से इलाज करते हैं हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन हाँ, डोलो की जो बात हो रही है, जो आपने मुझे इंफॉर्मेशन दी कि डायरेक्टर जनरल जो ड्रग्स थे उन्होंने बैन कर दिया था, ये इंफॉर्मेशन मुझे मेरे पास आपके चैनल से आई है, वैसे नहीं आई है। जहां तक डोलो का सवाल है, अभी हमारे ब्रदर बोल रहे थे उसके बारे में, काफी डिटेल बताया कि 650 जो क्वांटिटी है, बच्चों को कम देना है, और पूरे दिन में द होल डे 24 आवर्स में 4000 जो है मिलीग्राम से ज्यादा नहीं दी जा सकती। इसका ओवर डोसेज डेफिनेटली नुकसानदेह है, उससे डिस्निया और बहुत ही जो प्रॉब्लम है, एसिडिटी, वो सब होगी, जो भी उसकी रिएक्शंस होंगे, एलर्जीज होंगी उसकी। जाहिर ओवरडोसेज से कोई भी दवा नुकसान करती है और डोलो भी नुकसान करती है। मैं ये जानना चाहूंगा आपके चैनल से कि ये बैन कब किया था, बैन हटा तो ये इट्स अ सीरियस इशू कि बैन भी हुई तो क्यों हुई और बैन हटा तो क्यों। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर है ये, वो सारे डायमेंशन, सारे प्रॉब्लम के एंगल्स को देखेंगे। लेकिन इस डोलो के प्रॉब्लम से हिंदुस्तान के अंदर जो एक रैकेट बना हुआ है फार्मास्यूटिकल कंपनी का, डॉक्टर्स का, गवर्नमेंट एजेंसीज का, इसको, इस नेक्सस को तोड़ना बहुत जरूरी है। और ये जो कमर्शियलाइजेशन हो गया हमारे प्रोफेशन का, कि इसको गरीब के रीच से जो इलाज है वो दूर हो रहा है, मेडिकल की पढ़ाई जो है वो बहुत दूर हो रही है। 1 करोड़ रुपया चाहिए एक एमबीबीएस बनने के लिए। ये ग्रेवर इश्यूज है जी, जो समाज के लिए बहुत जरूरी है, हिंदुस्तान में सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि मेडिकल शिक्षा सस्ती हो, मेडिकल इलाज में आसानी हो। यूरोप में देखिए, यूरोपियन कंट्रीज नंबर 1 है कि वो अपने सिटीजन का फ्री इलाज करते हैं। लेकिन हाँ, डोलो के जरिए, इस प्रॉब्लम के जरिए आप बहुत सी एंगल्स पर जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल सोसाइटी से जुड़ा हुआ मामला है उस पर हम बात कर सकते हैं। और हमें एक साइंटिफिक टेम्पर की जरूरत है, और बहुत जरूरी है कि साइंस पढ़े लोग जाने और सुपरस्टिशन से दूर आए। बगैर डॉक्टर के मशवरे के कोई ऐसा मेडिकेशन ना करे जो उनके लिए नुकसानदेह हो। ये बिल्कुल सही कहा हमारे साथी स्पीकर ने कि यहाँ पर डॉक्टर के बाद सब आखिर में जाता है, घर में देख लेता है डोलो पड़ी है नहीं पड़ी है। और डोलो क्या, हर दवा का मेट्रोजेल है जैसे, उसका मिसयूज है कि एसिडिटी हुई, बहुत से लोग हार्ट अटैक होता है और एसिडिटी समझ के हॉस्पिटल ही पहुंच पाते हैं। बिल्कुल सही, वो समझते हैं एसिडिटी है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं। बीडी नकवी साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, चूंकि हमारे कार्यक्रम में दर्शक भी जुड़ते हैं। हमारे साथ दिलीप शुक्ला जी हैं, कानपुर से जुड़े हुए हैं। दिलीप, स्वागत है आपका राष्ट्र हित में, क्या कहना चाहते हैं आप? गिरीश, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेताओं के पास, जिन्हें हमारी रक्षा करनी है, जिनको हम चुनकर भेजते हैं, उनके पास तो कोई टाइम है नहीं। वो तो महीने में 27 दिन अपनी रैलियां करते हैं। सारा मनमानी चल रही है देश में, हर क्षेत्र में चल रही है। दवाओं के ही खाली क्षेत्र में, सारे क्षेत्र में मनमानी चल रही है और कोई देखने सुनने वाला नहीं है। और ये मत सोचे कि ऑफिसरों और डॉक्टरों ने ही पैसे खाए हैं, इसके ऊपर भी कुछ चल रहा है। इसी कारण तो वो देखना नहीं चाहते कुछ भी। और अगर ये पैरास्टामॉल 500 mg से ज्यादा की गोली विश्व के किसी क्षेत्र में बिकती नहीं है, और पैरास्टामॉल नाम के अलावा दूसरे नामों में बनाने में पाबंदी क्यों नहीं लगाती सरकार? सिर्फ पैरास्टामॉल के नाम से हिंदुस्तान में बिकेगी। पैरास्टामॉल ग्लेसो कंपनी की हो, चाहे पैरास्टामॉल कंडेला कंपनी की हो, कंपनी अपनी अपनी, नाम एक रहेगा। पैरास्टामॉल जैसी गोली को अगर ये नेता नहीं कंट्रोल कर सकते हैं तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार चलाने का हक नहीं बनता है, जो जनता का इतना छोटा भी रक्षा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ कुरुक्षेत्र से हमारे एक नियमित दर्शक हैं चंद्र प्रकाश, वो भी जुड़े हुए हैं। बहुत धन्यवाद आपका दिलीप जी फोन करने के लिए। और हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी हैं, आप भी बताइए। स्वागत है आपका चंद्र प्रकाश जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इंसान को हार्ट अटैक होता है और डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो वहाँ इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसका चार्जेस वो 8,000 रुपए लेते हैं। उसकी एक्चुअल कॉस्ट 900 रुपए है।
स्टंट जो डलता है वो एक्चुअल में जब अमेरिका से डिस्पैच होता है तो वो मात्र 180 रुपए का होता है। 97,000 रुपए चार्ज किए जाते हैं। मैंने खुद पैसे दिए हैं इस बात के। 2016 में मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, तब स्टंट डला था, तब 97,000 रुपए दिए थे। तब मैंने प्रधानमंत्री जी से गुजारिश की थी, एक चैनल के माध्यम से निवेदन किया था, जैसे आप मौका देते हैं दर्शकों को, वैसे ही उस समय 17 चैनल थे जो मौका देते थे दर्शकों को अपनी बात रखने का। बिल्कुल, तो मैंने सब जगह फोन किया तो प्रधानमंत्री। हाँ बिल्कुल सही बात। मैं ये भी पूछूंगा अपने साथ जो मेरे साथ पैनल है, राम भदौरिया जी। अब मैं चाहता हूं कि पैनल दिखाइए आप। राम भदौरिया जी, एक तो जो बात बीडी नकवी साहब कह रहे थे, आपने उस पर कुछ कहना था। दूसरा ये है कि जो नियम है उसमें, ये मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि डॉक्टरों को सॉल्ट लिखना चाहिए, ना कि किसी कंपनी का नाम। क्या, एक तो इस पे मैं चाहता हूं कि आप इस पे क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं ये पढ़ रहा था तो ये बात निकलकर सामने आई। दूसरा ये कि जो अभी हमारे दर्शकों ने कहा कि दवाइयां एक्चुअल उनकी कीमतें कम होती हैं लेकिन वो मार्केट में बहुत महंगी मिलती हैं, और इससे बड़ा आदमी तो परेशान नहीं होता, लेकिन जो कमजोर तबका है उसको इसकी मार झेलनी पड़ती है। इन दो चीजों पे मैं आपके जवाब चाहूंगा। राम भदौरिया जी, आपकी आवाज म्यूट है, आप उसको अनम्यूट कर लीजिए। आपका जो पहला क्वेश्चन था कि आपका जो दवाओं का रेट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आती है और एमआरपी ज्यादा होती है, तो उसके लिए मेरा नहीं, दर्शकों का सवाल है ये। हाँ, दर्शकों क्वेश्चन को मैं आंसर दे रहा हूँ। उसके लिए सरकार, उसके पास अथॉरिटी है डीपीसीओ, अच्छा, ड्रग प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी। उसके तहत जो मेडिसिन आती है उसमें कंट्रोल करती है। जो मेडिसिन उसके कंट्रोल से बाहर है उसके कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं करती। जैसे आपने डोलो 650 mg की बात की ना, वो गवर्नमेंट के नियंत्रण से बाहर है। तो सरकार को, अगर भारतीय मेडिसिन विभाग है तो उसमें जो भी मेडिसिन आती है, अगर सबको कंट्रोल करना है तो सबकी प्राइसिंग कंट्रोल में लेना पड़ेगा। और अगर आप हर मेडिसिन कंट्रोल में ले आएंगे तो मे बी चांस, नॉट श्योर बट मे बी चांस, कि बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां या डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिखना बंद कर सकते हैं उसका। अच्छा। दूसरा, जो जेनरिक मेडिसिन है और ब्रांड के नाम से है, अगर सारी जेनरिक मेडिसिन के नाम से आने लगेगी तो किस कंपनी का किसका कितना ब्रांड क्या लिखा वो किसी भी मेडिकल स्टोर वाले को पता नहीं चलेगा। अगर सच एज वी आर होमो सेपियंस, यू आर होमो सेपियंस, मिस्टर बीडी नकवी साहब इज होमो सेपियंस एंड डॉक्टर आशुतोष इज आल्सो होमो सेपियंस, एम आई राइट? सो देन अगर वी आर कॉल्ड टू एवरीवन होमो सेपियंस, तो ये आइडेंटिफाइड करने नहीं हो पाए पॉसिबल होगा कि हु इज द मिस्टर बीडी नकवी साहब और आशुतोष और ही इज कॉलिंग टू मी। तो उसके लिए वाइफरगेशन के लिए ब्रांड नेम दिया जाता है कंपनी वाइज। अच्छा, एक ये है। और रेट का जो रहा, रेट का सरकार के हाथ में और कंपनी के हाथ में, वो किस तरीके से कंट्रोल कर सकती है राष्ट्र हित में। और आपका जब इनिशियल आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट के टाइम पे एक बोला था कि जो भारत का मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का ये जो हब है, ये भारत में, आपको एक मैं आंकड़ा बता देता हूँ मैं, दुनिया में कोई भी हो, किसी भी देश हो, किसी भी दुनिया किसी भी कोने में हो, अगर जिसका जीवन काल 3 साल या 3 साल से ज्यादा का है, उसने कभी न कभी भारत की बनी मेडिसिन या इंजेक्शन लिए ही हैं। वो आज की डेट में जो बाइडेन हो या बेंजामिन नेतन्याहू, आपके जो इजराइल के एक्स प्राइम मिनिस्टर, कोई भी कहीं का भी हो, उसने भारत की मेडिसिन ली है। ये भारत का डंका बस्ता फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। बिल्कुल। हमारे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर राकेश बागली जी जुड़ गए, पूर्व अध्यक्ष हैं FAIMA के। आपका स्वागत है राकेश डॉक्टर साहब। ये जो पूरा मामला है, आपने समझ लिया होगा, ये जो डोलो को लेके विवाद चल रहा है, इस पर हम ये समझना चाह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर मामला पहुंच गया और उन्होंने कहा ये गंभीर मुद्दा है कि अचानक से डोलो इतनी ज़्यादा पॉपुलर कैसे हो गई और हर जगह डोलो कैसे होने लगा, क्योंकि एक ज़माने में क्रोसिन आती थी और सूमो आती थी, तमाम तरह की दवाइयाँ थी, लेकिन अचानक से ये दवाई पॉपुलर हुई और लोग इसको कंज्यूम करने लगे। कोविड काल के बाद इसकी पॉपुलरिटी ज़्यादा बढ़ी, कोविड से पहले भी ये थी, जैसा कि डॉक्टर आशुतोष ने बताया था, लेकिन तब उतनी पॉपुलर नहीं थी। मैं इसकी पॉपुलरिटी पे एक मेरा प्रश्न है, और दूसरा जो रेगुलेशन है उस पर भी मेरा एक प्रश्न है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है। डॉक्टर साहब जी, जैसा संत ने बताया, अभी सीनियर सर हमारे साथ राकेश, उन्होंने बताया कि जैसा कि ये ओवर द काउंटर ड्रग है, ये इजीली अवेलेबल है, तो मुझे नहीं लगता किसी भी
कंपनी ने ज्यादा इसका प्रमोशन के लिए किसी डॉक्टर्स को गिफ्ट दिए होंगे या ऐसा दिया होगा, ऐसा नहीं लगता। जो हमने कोविड में देखा है या पिछली कई डिजीज में देखा है कि 500 mg जो पहले यूजुअली यूज होती थी एडल्ट में, तो उससे कई बार फीवर डाउन होने में इतने आराम से नहीं होता था, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत थी। तो ये इसमें 650 mg की रिकमेंड करना स्टार्ट किया, जिससे जल्दी से फीवर डाउन होने लगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल इससे ही डाउन हो रहा है, 650 मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत थी। तो ये कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं ये कोई एक गलत चीज नहीं है, क्योंकि जो रिकमेंड डोज है वो 1 ग्राम तक है एडल्ट में, अगर फीवर डाउन नहीं हो रहा तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बढ़ा के जो आई है बाजार में, उसी के लिए ही डॉक्टरों ने प्रिस्क्राइब किया। कहीं ऐसा प्रूव भी नहीं है कि इस जो फार्मा कंपनी ने है कोई एविडेंस भी ऐसा नहीं है कि इतना पैसा किसी स्पेसिफिक डॉक्टर को दिया, क्योंकि ओवर द काउंटर है, ऑल ओवर द इंडिया इजीली मिल रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक डॉक्टर को इतना प्रमोशन करने के लिए पैसा मिल रहा है, ना कोई इसका एविडेंस है। तो ये काफी गलत है, काफी गलत इमेज को मीडिया में और पब्लिक में उजागर किया है डॉक्टरों की। तो जो पहले से कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट चल रहे थे इमेज पे, हमारी पहले से ही एक रिलेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी सी आ रही थी, तो ये उसको बढ़ावा देगा। तो हमें चाहिए कि बिना किसी एविडेंस के ऐसी चीजों को ना प्रसारित करे, मीडिया में ना आने दिया जाए ऐसी चीजों को। कहीं ना कहीं से डॉक्टर और नहीं, देखिए डॉक्टर साहब एक ब्रेक के लिए भी हमें रुकना है, क्योंकि मैं अगर इस पे बात कर रहा हूं तो मैं सरकारी डेटा पे ही बात कर रहा हूं। देखिए, एक तो ये है कि संसद में भी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है केमिकल एंड फर्टिलाइजर के श्री भगवंत खुबा जी, उनको जवाब देना पड़ा। ये देखिए नोट है, यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस को लेकर उन्होंने जवाब दिया। एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी 13 जुलाई 2022 को ये जारी किया, तो हम उसी पे बात कर रहे हैं। और अब एक छोटे से ब्रेक से हम तुरंत लौटते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि दरअसल ये मामला कैसे उठा, कैसे इसमें गर्मी आई और क्यों लोग अचानक से कहने लगे कि ये डोलो डोलो क्या है। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए दर्द का अंतहीन सफर, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और 62 का जाबाज इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हम बात ये कर रहे हैं कि जो मेडिकल क्षेत्र में माफिया एक्टिव हुए हैं, क्या उनकी वजह से डोलो डोलो हो रहा है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जिस जरिए पहुंचा वही एक वजह। हम आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, जिसको शॉर्ट में सीबीडीटी कहते हैं, उन्होंने 13 जुलाई को डोलो 650 टैबलेट के निर्माता पर अनैतिक तरीकों से लिप्त होने का आरोप लगाया था। तब से यह मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब टिप्पणी की तो राष्ट्रहित में हमें इस पर बात करनी पड़ी। हमारे मेहमानों को आप पैनल पर लाइए, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जो इससे पहले थे, आशुतोष जी, अब आपके पास मैं आता हूं, क्योंकि आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी डिबेट की शुरुआत में। यह बात बिल्कुल ठीक है कि कोई जानबूझकर इसको प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा, क्योंकि अचानक से चलन में आया और उसमें लोगों को फायदा हुआ तो लोग करने लगे। लेकिन ये सीबीडीटी को अचानक से ऐसा क्यों लगा? आपके नजरिए से क्या वजह रही होगी
कि सीबीडीटी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उसने शिकायत की कि कुछ अनैतिक तरीकों से, ये मैं कोट कर रहा हूं, अनैतिक तरीके में कोट कर रहा हूं, इस तरीके से इसका कुछ हो रहा है। और उसके बाद इनकम टैक्स ने 6 जुलाई को 9 राज्यों में माइक्रोलैब्स लिमिटेड के 36 जगहों पर छापेमारी की और तब से ये मामला चल रहा है। मैं आपसे इस पक्ष में एक दूसरे एंगल से समझना चाहता हूं कि इस विवाद को क्यों हवा मिली और इस कंपनी को क्यों घसीटा गया, क्योंकि जब डोलो इतनी पावरफुल टैबलेट थी कि कोरोना जैसे काल में इसने लोगों को इतनी मदद पहुंचाई, तो अचानक से ये विवादों में कैसे घिर गई? आशुतोष जी, आप अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी आ रही है? बिल्कुल, आप बोलिए। हाँ, फिर शायद आवाज आना बंद हो गई, थोड़ा सा। हेलो, हाँ, अब आ रही, बोलिए। हाँ, मैं कहा सीबीडीटी ने क्यों कहा, ये तो मुझे नहीं आइडिया है कि उन्होंने क्यों इस चीज को खासकर माइक्रोलैब को ही चुना और डोलो को ही चुना, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, सीबीडीटी को भी मैं ये चाहूंगा कि वो इन चीजों पे भी देखे। हमारे यहाँ एक आईपीएल बिकती है, क्या, ठीक है, वो मैनकाइंड फार्मा बनाती है। एक बार आशुतोष जी, एक बार और दोबारा नाम बताएंगे आप? आईपीएल, हाँ, आईपीएल इमरजेंसी में कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जो लोग गर्भपात करने के लिए यूज करते हैं। जी, 42 जी वैसे ही सेम दवा है, इसकी प्राइस 450 रुपए 350 रुपए आती है। हाँ। और जबकि ओरिजिनल कीमत करता या कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है शायद, इस तरह की पड़ जाए कि नहीं डॉक्टर के पास जाना है। हेलो, हाँ, अब आ रही है आवाज, आप बोलिए। थोड़ा सा नेटवर्क की शायद प्रॉब्लम हो रही है। जी बोलिए। तो मैंने कहा कि ये आईपीएल भी ऐसी ही एक दवा है जिसके बारे में यदि आप खोजेंगे, सर्च करेंगे तो इतना ही डाटा मिलेगा आपको। अच्छा। और उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, 450 से 350 रुपए की आती है, जबकि ओरिजिनल कीमत 35 रुपए से 60 रुपए तक होती है। तो ये जो निर्धारण करता है, जैसे देखिए मैन्युफैक्चरिंग होती है, बैच नंबर होता है, उनको लाइसेंस दिया जाता है बनाने वाले को, प्लस जितने भी मेडिकल स्टोर हो उनको ये नियम है, जो वहाँ का डीआई होता है, ड्रग इंस्पेक्टर होता है, उसको जाके चेक करना चाहिए कि भैया इतनी पैरासीटामॉल बिकी तो किसके प्रिस्क्रिप्शन पे बिकी, इतनी आईपीएल बिकी तो किसके प्रिस्क्रिप्शन पे बिकी। मैं बता रहा हूँ, मैंने क्लिनिक खोली थी, मैं साल भर में क्लिनिक बंद कर दिया क्योंकि मैं किराया नहीं निकाल पाया। और मेरे बगल में 6 महीने पहले खुली हुई दुकान बंदे ने फॉर्च्यूनर लेके आई, मेडिकल स्टोर ने। तो ये आपको समझना होगा, जनता को समझना होगा, सबको समझना होगा कि एक ईमानदार आदमी चना नहीं, भाड़ नहीं फोड़ सकता है। बाकी जितने भी लोग ये आपने डॉक्टर साहब आशुतोष, ये आपने बड़े मार्के की बात कही है, बिल्कुल बहुत मार्के की बात कही है। बीडी नकवी साहब, डॉक्टर आशुतोष ने बड़ी काम की बात कही, जी, कि एक ईमानदार आदमी यानी एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। उन्होंने कहा कि एक ईमानदार आदमी के लिए, चाहे वो दवाई का क्षेत्र हो या दूसरा है, उन्होंने एक और बताया आईपीएल जो इस्तेमाल होती है, उन्होंने कहा अगर इस पे भी रिसर्च किया जाए तो इसमें भी ऐसे बड़े झाम निकलेंगे जो डोलो में निकले हैं। ये जो पूरा तंत्र है, ये जो आप नेक्सस की जो आपने बात की थी, जब आप बोल रहे थे, ये वाकई में बहुत बड़ा व्यापार है। इसका डेटा मैं पढ़ रहा तो वाकई में मैं चौंक गया, इतना बड़ा मार्केट है दवाइयों का। और इसको लेके जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं या जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, वो इतने संवेदनशीलता से काम नहीं करते शायद, या वो सारे लोग इस तरह से इस नेक्सस में शामिल हो जाते हैं। नकवी साहब, डॉक्टर साहब, आपको क्या फर्क पड़ता है जब कोई तो कुछ हो रहा है तो आपको। और मैं आपको एक और बात बता दूं जी, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगहों पे पैरासीटामॉल पॉइजनिंग हो जाएगी तो उसको टेस्ट करने के लिए लैब नहीं है। अब आप बताइए, अभी जज साहब हमारे कह रहे थे ना पैरासीटामॉल की पॉइजनिंग होती है, मैं अच्छे से अच्छे, मैं यूपी में बता रहा हूँ, कोई ड्रग वो जांच करने वाली कोई नहीं है कि जहाँ की पैरासीटामॉल पॉइजनिंग की पता किया जाए। मैंने एक इंस्टीट्यूट में ये ब्रेक करिए खबर, ये खबर ब्रेक करिए, ये खबर ब्रेक करिए अगर आप ब्रेक कर सकते हैं वाकई में कि पैरासीटामॉल की पॉइजनिंग को चेक करने के लिए लैब नहीं है। बताइए आप, इस खबर को ब्रेक किया जाए। जी बताइए आशुतोष साहब। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। मैंने राम मनोहर लोहिया में वहां पे मिलकर के वहां पे पॉइजन कंट्रोल सेंटर की स्थापना करने की कोशिश की, लेकिन ये ऐसा क्षेत्र है
कि लोग अच्छी चीज को नहीं, बुरी चीज को ही बढ़ावा देना चाहते हैं। वो धरा का धरा रह गया, आप जाकर के वहां पता कर सकते हैं। और मैं ऑफ द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, हर जगह जहां आप चाहिए, मैं ऐसे बहुत सारे एविडेंस आप लोगों को दे। जब साहब हमारे सामने बैठे हैं, जिनको लगे कि नहीं डॉक्टर साहब कुछ गलत कह रहे हैं, तो ये लेकर के मुझे भी, मेरे ऊपर कुछ केस करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैरासीटामोल की पॉइजनिंग को चेक करने के लिए यूपी में लैब नहीं है। बीडी नकवी साहब सोचिए कि ये एक बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर आशुतोष ने। इससे पहले ये आप सोचिए कि ये ऐसी चीज है जिससे कि हम सब लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, और अगर इसको लेकर ही इतनी असंवेदनशीलता पूरी व्यवस्था में होगी, जो आप तो न्यायालय में रहे, आप तो जज हैं, पूर्व जज हैं, आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा है कि बड़ा गंभीर मामला है। अब आप सोचिए जी नकवी साहब। ऐसा है कि जो बात अभी डॉक्टर राकेश ने कही बहुत अच्छी कही, इंपॉर्टेंट कही। मैं साइंस बैकग्राउंड का हूं, मेरा बेटा भी डॉक्टर है। ये जो बात कही डॉक्टर साहब ने वो बिल्कुल सही कही कि अब देखिए क्या बड़े बड़े सरकारी इंस्टीट्यूशन क्या हो रहा है कि रिकमेंड कर दो प्राइवेट हॉस्पिटल को, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वो आदमी इलाज कराएगा और उसमें कमीशनबाजी होगी। ये एक ऐसा सच है, एक बिटर ट्रूथ है जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जो मैंने नेक्सस की बात की थी। अब किस किस चीज को आप कहेंगे, ये जो कुछ हो रहा है डोलो के बारे में, मुझे ऐसा लगता है ये कारपोरेट वर्ल्ड की राइवलरी की वजह से हो रहा है। अगर शायद मिस्टर अडानी को ठेका मिल जाएगा तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में भी खत्म हो जाएगी, ये चीजें मैनेज हो जाएंगी। यहाँ पे भी नकवी साहब, यहाँ पे भी अडानी फैक्टर मैटर कर रहे हैं। ये क्रक्स ऑफ द मैटर मैं बता रहा हूँ आपको। मुझे ये हमारा कंसर्न है कि अच्छा इलाज हो, अच्छे लोग सेंसिटिव। देखिए सेंसिटिविटी की बात है, हम कितने सेंसिटिव है, जज कितना सेंसिटिव है, डॉक्टर कितना सेंसिटिव है। जो लोग सोसाइटी में सेंसिटिविटी कमी हो गई है, चीजें कमर्शियल हो गई, रिश्ते कमर्शियल हो गए, इस प्रॉब्लम को हम कैसे चीजें को देखें। मार्केट कंट्रोल, देखिए लोग अलाउद्दीन खिलजी को गाली देते हैं कि बहुत बड़ा बादशाह था, पहला हिंदुस्तान का एक्सट्रीम बादशाह है जिसने मार्केट कंट्रोल पर जोर दिया। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। ये जो चीज है, जो प्राइसिंग हो रही है ड्रग्स की, इसको सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। हमारा हेल्थ मिनिस्टर काबिल हो, हमारा हेल्थ मिनिस्टर मेडिकल साइंस के बारे में जानता हो ताकि वो डॉक्टर से बात कर सके। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ऐसा होता है कि वो बेचारा बात भी नहीं कर सकता, उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अब क्या हम किस चीज को कहे। अच्छा बिल्कुल लगता बात कहते हुए कि लीजिए साहब हमने राम भदौरिया से ये बात जो है आप उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। राम भदौरिया जी गुजरात में हैं और अभी गुजरात के एक मशहूर उद्योगपति का नाम भी आया है। जी नकवी साहब, राम भदौरिया जी आप गुजरात में हैं, और ये जो बात अभी डॉक्टर आशुतोष और बीडी नकवी साहब ने कही, मैं इससे एक कदम आगे की बात आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने एक आईपिल, एक और दवाई है जिसका जिक्र उन्होंने किया, और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के बहुत से मामले हैं, बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जिसको लेकर अभी बात नहीं हो रही है, और इस क्षेत्र में बहुत सारी छोटी मछलियां भी हैं और मगरमच्छ भी हैं। तो मसला यह है कि मगरमच्छों पर नकेल कैसे लगाई जाए, उनको कैसे पकड़ा जाए। ये इस वक्त की बड़ी खबर पैरासीटामोल की पॉइजनिंग, जो अभी मैंने आपसे कहा था। आप सोचिए कि पैरासीटामोल जो घर घर में आपको मिलेगी, उसकी पॉइजनिंग को टेस्ट करने के लिए कंपनी जो लैब होता है वो नहीं है। ये हैरानी की बात है। और राम भदौरिया जी, ये इसके आगे का सवाल ये है मेरा कि क्या दवाइयों के क्षेत्र में भी जो नेक्सस सक्रिय है उसको इसलिए नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि ये भी ऊपर से रेगुलेट होता है? ये जैसे डॉक्टर आशुतोष जी ने बोला, ये इस चीज की तो खैर मैं जानकारी ऐसा नहीं कि ऊपर ऐसा कोई नेक्सस है। अगर है तो उसका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की उनका नियमावली में आता है, वो उनको कैसे तोड़ना है, कैसे कंट्रोल करना है, इस सेंटर को देखना है। मेरा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बीडी नकवी साहब से है, क्या भारतीय कानून ऐसी सब चीजों क्यों छूट देता है? क्या भारतीय कानून में, संविधान में बदलाव करने की जरूरत नहीं है? क्या भारतीय कानून इतना लचर हो जाता है कि एक सजा देने के लिए 20 साल लग जाएगा? अभी अगर जो कंपनी अभी एक इसमें रडार में आई है, अगर उससे आरोप सिद्ध होता है तो हो सकता है शिवम जी आपकी और मेरी उम्र निकल जाए, उसको सजा दिलाने में सजा नहीं हो पाएगी। ये भारतीय कानून का लूपहोल नहीं है। ये बीडी नकवी साहब जवाब दीजिए। बिल्कुल अच्छा सवाल रखा। बात ये है कि बहुत इसको डेमोक्रेसी की फिलॉसफी को समझना होगा। डेमोक्रेसी
उस सोसाइटी में सक्सेसफुल होती है जहां पर ड्यूटी टुवर्ड सोसाइटी के बारे में लोग कॉन्शियस हों। जो आदमी, एवरी सोसाइटी मेंबर हैज ए ड्यूटी टुवर्ड सोसाइटी। मैंने यही बात में स्ट्रेस किया। आपने बहुत अच्छा ब्रदर सवाल किया कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी समझे, पुलिसमैन अपनी ड्यूटी समझे, लेजिस्लेटर अपनी ड्यूटी समझे, जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो अपनी ड्यूटी समझे, सब अपनी ड्यूटी को अंजाम देंगे तब सिस्टम अच्छी तरह चलेगा। हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। 90% तो ये मैं बीडी नकवी साहब, अब ये बड़ा घिसापिटी बात हो जाती है। बीडी नकवी साहब, आप तो इस पूरी व्यवस्था में रहे हैं। मैं जमाने से सुन रहा हूं ये चीजें कि ये सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझें। जब इस तरह के राष्ट्र हित के मुद्दे उठाए जाते हैं तो ये बात हम लोग करने लगते हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जब सरकार ऊपर से इतनी अच्छी बातें कर रही है, अच्छी अच्छी बातें हमें बताई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि सकारात्मक माहौल देश में होना चाहिए, तो फिर सकारात्मक माहौल हम कहां कह रहे हैं कि सकारात्मक माहौल नहीं होना चाहिए? हम तो सिर्फ नियत और नीति में फर्क है जी। नियत और नीति तो हो साथ साथ, नियत कुछ और है, नीति कुछ और है, इसलिए नहीं हो पा रहा। डॉक्टर बागली साहब, आपसे मेरा अगला सवाल यही है। जो आशुतोष जी ने कहा कि एक डोलो ही नहीं है, और भी दवाइयां हैं इस पूरे हरम में जिनकी कीमतों को लेके बात की जानी चाहिए और उन पे अगर रिसर्च की जाए तो बड़े घालमेल निकलेंगे। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए ये आम आदमी से जुड़ा हुआ विषय है, राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ विषय है, और इसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन लोग हैं जो राष्ट्र हित के खिलाफ काम कर रहे हैं। जी सर, जैसा सर ने बताया, डॉक्टर आशुतोष ने भी बताया, काफी बड़ा माफिया भी कई जगह में इन्वॉल्व कह सकते हैं। जैसा भी आपने पिछले कोविड में आपने ध्यान दिया होगा कि जो रेमडेसिविर है या कई ड्रगों का ऐसा गलत प्रयोग किया गया है डॉक्टर, और उसके बदले में डॉक्टर को बदनाम किया गया है। कई जगह आपने देखा है नकली ड्रग्स बनाई गई है, तो कहीं ना कहीं ये दूसरे लोग करते हैं, बदनाम डॉक्टर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की बात ही नहीं है। डॉक्टरों ने जो किया, डॉक्टरों के जो त्याग और तपस्या हमने देखी कोविड में, उनके ऊपर तो प्रश्न उठाना मेरी हिम्मत तो नहीं है। मैं तो नहीं उठा सकता अपने कार्यक्रम में राष्ट्र हित में कि डॉक्टरों के ऊपर प्रश्न उठाऊं। मैं तो उस नेक्सस में प्रश्न उठा रहा हूं जो राष्ट्र हित में काम नहीं कर रहा। जी सर, तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, पॉलिसीज रेगुलेट करनी चाहिए, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए इन पे, जो भी फार्मा कंपनीज है। अगर कहीं भी ऐसा इन्वॉल्व है तो जो अगर उनको लगता है कोई एविडेंस बेस है कि गलत हो रहा है या कहीं माफिया ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी देनी चाहिए। जी। डॉक्टर आशुतोष, आपने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही पिछली बार जब आप बोले, और इस पे न सिर्फ सरकारों को सचेत रहना चाहिए बल्कि आम लोगों को भी सचेत रहना चाहिए। लेकिन मैं अब एक कदम और समाधान की तरफ जाना चाहता हूं, क्योंकि राष्ट्र हित में यही जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ समस्याओं की बात करते रहें। समस्याएं तो हैं, चलिए डोलो बिक गई, आईपिल बिक गई, और भी दवाइयां बिक रही हैं। अगर अभी आप फोन कॉल तमाम आ रहे थे तो वो हार्ट की दवाइयों का बात कर रहे थे, कोई किसी की दवाई, कैंसर की दवाई की बात कर रहा है, उसकी आम कीमत कम है जो और बाद में मार्केट में महंगी कीमतों पर बिकती हैं। लेकिन इसको रेगुलेट कैसे किया जा सकता है? सरकार के पास क्या हथियार है, वो कैसे इसको कंट्रोल करे? कैसे डोलो या आईपिल जैसी दवाइयों पर नकेल लगाई जाए, इन कंपनियों पर नकेल लगाई जाए? देखिए, सरकार यदि चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये नोटबंदी कर सकती है, जीएसटी लागू कर सकती है और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। तो करने को तो कुछ भी कर सकती है, बशर्ते आपकी मंशा कितनी है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं, जैसे आयुष्मान भारत का वो हुआ, गठन हुआ, आयुष्मान भारत योजना लाई गई, यदि आप देखेंगे उसमें 10 मेंबर में से 9 मेंबर डॉक्टर हैं ही नहीं। एक मेंबर पाल साहब थे, उनको बैठा लिया गया जिससे लोगों में रोष ना व्याप्त हो कि भैया डॉक्टर नहीं है। तो भाई, जब जैसे कि अब आप कोई ये बताओ, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला बंदा जा करके आप कहे कि नहीं, हमें खेत में किसान को बताए कि यूरिया इतना डालना है, तो आप कैसे मानोगे? या आप ये कहिए कि एक जो बढ़ई जो काम करता है वो एक डॉक्टर वालों तक तक कर लेगा, तो ये नेता कैसे एकदम में किस चीज का एक्सपर्ट हो जाते हैं, हमें तो समझ में ही नहीं आता। दूसरी बात, बुरा कोई नहीं मानेगा, मैं अपने जो ये हमारे सो कॉल्ड जजेस और ये क्या नाम है होते हैं,
इन लोगों को कई बार प्रेशराइज किया जाता है और ये लोग भी प्रेशर में आकर के वो निर्णय लेते हैं जो उनको पॉलिटिकल पार्टी दबाव में लाकर बुलवाती है। यदि हम लोग जैसे कोई भी चीज है, मैंने इस मुद्दे पे कई बार बात ये रखी है कि जो ड्रग कंट्रोलर होते हैं, डीआई होते हैं, उनसे कि सर आप ऐसा हो रहा है, आप क्यों नहीं कदम उठाते, आप क्यों नहीं किसी मेडिकल स्टोर पे जाके चेक करते हैं। कफ सिरप हो गई, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि ओवर द काउंटर नहीं, वो उसी से उनका मेडिकल स्टोर चलता है केवल। लेकिन किसी ने कहा कि तुम क्यों अपने आप को जान देने में लगे हो। और मैं आपको बताऊं, मैंने इस पर रिसर्च भी किया हुआ है। जो इफिकेसी है वो यदि आप ब्रांड टू ब्रांड ले तो 10% से लेकर के 30% तक आती है। 60-70% इफिकेसी ही नहीं है, उसकी पोटेंसी ही नहीं है। जो अभी आप बात कर रहे थे ना कि माइक्रोलैब की क्यों लिखी जा रही है, 650 क्यों दी जा रही है, 500 में 500 ग्राम की पोटेंसी ही नहीं है। हाउ यू कैन चेक। और कितनी दवाएं हम ऐसे उठा करके ले जाते हैं जो चेक करते हैं। आपको मैं बता दूं, ये आप लोग अपने तरफ से पता करिए, हर मेडिकल स्टोर से 10,000-15,000 रुपए महीने बधे हुए हैं, जाते हैं। ये कहाँ जाते हैं? साहब नहीं आते। ये किनको दिए जाते हैं? किनको दिए जाते हैं? जितने भी इंस्पेक्टर होते हैं, जो उसके लिए जिसके पास हथियार होता है कि नहीं हम ये बंद कर सकते हैं, उन्हीं को दिए जाते हैं। क्योंकि वही लोग, भाई आप सील लगा दोगे तो कौन सील खुलवाएगा? ऐसे कैसे हो सकता है? आप जाके देखिए, और जब कुछ नहीं मिलता है, जैसे कुछ जो सब तो उनके यहाँ जा करके कि फूड जैसे वो प्रोटीन और इस तरह के होते हैं, तो उनसे फूड सेफ्टी और इस तरह की बातें करके उनको भी किसी न किसी, लेकिन जो असली लोग केवल यही कर रहे हैं कि गलत गलत तरीकों की दवाएं अनब्रांडेड, जैसे एक दवा का नाम है शायद कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आशुतोष जी आपकी आवाज, हाँ आवाज की प्रॉब्लम आ रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली से हमारे साथ राकेश बागली साहब जुड़े हुए हैं। राकेश बागली साहब, एक चीज मैं अभी पढ़ रहा था और ये बताया गया कि जब कोविड ट्रीटमेंट चल रहा था तो आईसीएमआर ने जो प्रोटोकॉल में जिन दवाइयों का जिक्र किया, कोविड ट्रीटमेंट में जिन दवाइयों का जिक्र हुआ, वो सारी दवाइयां, उन सारी दवाइयों का महामारी के दौर में जो उनकी बिक्री में बढ़ोतरी हुई, वो आसमान पहुंच गई। बहुत बिक्री हुई उन लोगों की, और उसमें डोलो का भी जिक्र है। और ये बात गोविंद राजू भी कह रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव अधिकारी हैं, कार्यकारी अधिकारी हैं इस कंपनी के, माइक्रोलैब्स के। तो इसको आप ये आईसीएमआर ने जब इसको रिकमेंड किया, तो फिर ऐसी अचानक से क्या समस्या हुई कि सीबीडीटी को ये लगा कि नहीं, ये गलत है, ये जानबूझ के चीजें की जा रही हैं। ये और 1,000 करोड़ का जो ये मामला है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आपके नजरिए से ये क्या है? जी, जैसा अभी तक जो हमने डिस्कस किया कि सर कहीं ना कहीं सर ने भी आईसीएमआर को मैं केंद्र में रख के सवाल पूछ रहा हूँ। जी जी जी, जैसा कि ये कॉमन ड्रग है, पैरासीटामोल एक कॉमन ड्रग है, ओवर द काउंटर ये पहले से भी यूज आ रही है, कहीं ना कहीं चलती आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं कि जो हमें ओवर द एक्सपीरियंस सीखते हैं, तो हमने यही देखा है जो 500 स्ट्रेंथ की जो हमें गवर्नमेंट सप्लाई में आ रही है, कहीं ना कहीं उसमें कई बार इतनी एफिकेसी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं फीवर डाउन नहीं होता, पेशेंट परेशान होता है, तो कहीं ना कहीं इसको स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत थी एक तरह से। तो कहीं ना कहीं बढ़ी हुई स्ट्रेंथ वाली दवा देना स्टार्ट किया, जो भी ड्यूरिंग द ये जो कोविड महामारी है, ये ज्यादा, क्योंकि हर कोई इसी वजह से परेशान था, पूरा बॉडी एक होता था, काफी ज्यादा परेशान होता, तो वो जो नॉर्मल स्ट्रेंथ की हम देते थे यूजुअली 500, वो इतना असरदार नहीं होती थी। तो कहीं ना कहीं वो उसी को बढ़ा के 650 ग्राम किया गया, तो कहीं ना कहीं ये एक सेंटर में आई। कहीं ना कहीं ये 650 स्ट्रेंथ हो सकता है डोलो के अलावा सिमिलर कंपनीज में नहीं हो अवेलेबल, या जो गवर्नमेंट की सप्लाईज में नहीं थी उस टाइम अवेलेबल, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उससे ये इसकी प्राइस, इसकी जो बिक्री है बड़ी है, और कहीं ना कहीं इसको जो हमारी फार्मासिस्ट कंट्रोलर है उन्होंने उस तरीके से देखा है कि कहीं ना कहीं इसकी मार्केटिंग हुई है, गलत तरीके से बढ़ी है। लेकिन सर ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं इसने काफी रिलीफ किया है, जो हमने प्रैक्टिकली जो चीजें देखी है, महसूस की है, कहीं ना कहीं जो बड़ी हुई स्ट्रेन से पेशेंट रिलीफ भी हुए हैं, कहीं ना कहीं पेशेंट को आराम भी हुआ है। जी बिल्कुल, राम भदौरिया जी,
ये जो 500 mg और 650 mg का आपने जिक्र किया और पैरासीटामोल का जिक्र किया, मैं देखिए पैरासीटामोल आम, मैं गांव में जाता हूं रिपोर्ट्स के सिलसिले में और मैं रहता भी गांव में ही हूं, तो वहां पे मैंने देखा है कि आम बोलचाल में अगर बुखार आ जाता है तो आदमी कहता है कि पैरासीटामोल ले लो। तो पैरासीटामोल में इसकी इस पूरे उसको समझना चाह रहा हूं कि इसको एक अगर आम आदमी, गांव का आदमी इसको अगर देख रहा है कार्यक्रम को, तो वो इसको किस तरह से समझे कि डोलो, सूमो, पैरासीटामोल क्या है और 500 mg और 650 mg का एक क्या गणित है, ये जरा एक आप सरल भाषा में समझा दीजिए। आपकी आवाज शायद म्यूट है, म्यूट कर लीजिए। 500 mg और 600 mg का जो स्ट्रेंथ है, ये तो बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैरासीटामोल दी जाती है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है। ये ओटीसी ब्रांड नहीं कि आप कहीं भी जाएं खरीद लीजिए, डॉक्टर प्रिस्क्राइब ड्रग है। पहली बात तो अच्छा, बगैर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ही आपको लेना नहीं है, किसी को भी नहीं लेना है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे देन आप यू हैव टू टेक इट। जो अभी शिवम जी, मैं कुछ क्वेश्चन सीबीटीटी में पूछ सकता हूँ मैं, या अभी जो डॉक्टर आशुतोष हैं, डॉक्टर राकेश बागड़ी साहब हैं, ये टोटल इंडिया में केस कितने आए कोविड का? नियर अबाउट एक जो अमाउंट आया, एक बार में डोलो अगर दी गई तो 4 डोलो से ज्यादा आप 24 आवर्स में दे नहीं सकते। राकेश बागड़ी साहब, अगर मैं गलत हूं तो बोलिएगा मेरे को, ठीक है। और एक टैबलेट की एमआरपी भी अगर आप जोड़ोगे ना तो लगभग 2 रुपए 10 पैसे की नियर अबाउट पड़ रही है। तो आप अगर 8-10 रुपए का एक पेशेंट को दी जा रही है, और 14 दिन अगर किसी को हमने दिया है, और वो कैलकुलेट कर लीजिए 14 दिन मल्टीप्लाई आपका जो नंबर ऑफ कोविड पेशेंट से मल्टीप्लाई आपका जो एमआरपी है, वो देख लीजिएगा कितना हुआ। वो अमाउंट जितना बड़ा संगीन आरोप कंपनी को लगा है, शायद मे भी ये वेरी कर जाए वहां पे अमाउंट ये। दूसरा, जो अब मेडिसिन की जो बात हो रही है कि ये मेडिसिन इतना प्रिस्क्रिप्शन में क्यों, ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। अगर किसी भी मेडिसिन इफेक्टिव नहीं है तो डॉक्टर ने और भी मेडिसिन उन्होंने प्रिस्क्राइब की है। ना सिर्फ एक डोलो नहीं चली है, साथ में और भी कंपोजिशन चले हैं और भी एंटीबायोटिक चले हैं। और आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक बात और बोलना चाह रहा हूँ, मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिलने का भरसक प्रयास किया था, मैं मिल नहीं पाया था। मैंने ये प्रधानमंत्री ऑफिस से मिलने की कोशिश की कि मुझे अगर मेरे सजेशन से थे, जो 80% तक जो मार्केट में रेट है एमआरपी, वो 80% तक प्रोडक्ट के प्राइसिंग गिर सकते हैं अगर मैं जो सुझाव दे रहा था अगर सरकार इम्प्लीमेंट कर दे 80% तक। तो आप यहाँ सुझाव दीजिए, हम कोशिश करेंगे। क्या सुझाव था आपका? प्राइसिंग का जो कंट्रोल है, कि प्राइसिंग का जो कंट्रोल है वो डीपीसीओ के थ्रू ही जाना चाहिए। और वेरी जो करता है रेट, आप जो रेट जो वेरी करता है, और सरकार को वहां पे बड़ी बात कह रहे हैं राम भदौरिया जी। आप कह रहे हैं कि अगर आपका जो सुझाव है वो सरकार मान ले तो मौजूदा जो ड्रग या दवाई जो लेते हैं मेडिकल से, उसकी प्राइस जो है वो 80% तक गिर जाएंगी। यस, 110% तक गिर जाएंगी, 110%। तो ऐसा क्या करे सरकार? अगर आप सीधे नहीं मिल पा रहे तो राष्ट्र हित के इस कार्यक्रम में जनता के लिए बताइए। सरकार अभी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है उसके 10%, 20% प्लस के साथ आप एमआरपी उतार दिए। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर 100 रुपए आ रही है, 120 रुपए एमआरपी। बिल्कुल। और अभी क्या है? अभी अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 रुपए आ रही है तो एमआरपी कितनी होती है? नियर अबाउट 2000 रुपए। 2000? यस, 2000। सर, मैं राष्ट्र हित में मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो लोग देख रहे हैं या जो लोग देखेंगे, 100 रुपए अगर किसी दवाई की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है तो बाजार में उसकी कीमत 2000 रुपए होती है, एमआरपी 2000 रुपए होती है। राम भदौरिया जी ने जो बात कही उसको आप गांठ बांध लीजिए कि सरकार अगर उसको कंट्रोल कर दे और ये कह दे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से सिर्फ 20 और 30% लेंगे आप, जो मेडिकल कंपनियां हैं, तो आम आदमी को कितना फायदा होगा राष्ट्र हित में आप खुद अंदाजा लगाइए। राम भदौरिया जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन ऐसा सरकार कर क्यों नहीं रही है? इसके बारे में भी आप अपनी समझ से बता दीजिए। ये सरकार की मंशा पे बात है, सरकार क्यों नहीं कर पा रही है, सरकार को क्या इशू आ रहे हैं, वो सरकार में बैठे लोग बात कर सकते हैं। मैं बाहर से सिस्टम से दूर बैठ के मैं खेल देख सकता हूँ, मैं अंदर का क्या चल रहा है वो मैं बोल नहीं सकता, बोलना भी सही नहीं होगा, मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। दूसरा, जो मैंने आपको 2000 बताई, एक कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। ये कोई कंपनी, अरे हम कह रहे 1500 से 2000 मान लीजिए। नहीं सर, 4000 जाएगा, नीचे नहीं आएगा, रेट ऊपर जाएगा। 2 से 4। हाँ, हैरानी हो रही है मुझे, मैं वाकई में हैरान हूं। आप सभी लोगों का, आप सभी मेहमानों का, बीडी नकवी साहब, आशुतोष शर्मा जी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर
हैं आईएमए के, राम भदौरिया जी सीनियर ड्रगिस्ट गुजरात से जुड़े हमारे साथ, डॉक्टर राकेश बागली जी पूर्व अध्यक्ष रहे FAIMA के। आप सभी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद कि आपने राष्ट्रहित इसके कार्यक्रम में अपना कीमती वक्त हमें दिया। और जो दो महत्वपूर्ण बातें आज के कार्यक्रम का जो हासिल है वो ये कि जो दवाई 100 रुपए में तैयार होती है वो आम आदमी को 2000 से लेकर 4000 रुपए तक में मिलती है। कान खोल लीजिए आप और ध्यान से सुनिए। सरकार चाहे तो ये आपको 150, 60, 180 और 200 रुपए में भी मिल सकती है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये कि पैरासीटामॉल जो घर घर में आपको मिल जाएगी कोविड के बाद, उसकी पॉइजनिंग को टेस्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में लैब ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष ने राष्ट्रहित के कार्यक्रम में कहा, राष्ट्रहित के कार्यक्रम में कहा उन्होंने। तो आप समझिए कि कितनी असंवेदनशीलता बरती जा रही है। और हमारा और आपका जो स्वास्थ्य है वो वाकई में राम भरोसे है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राष्ट्रहित देखने के लिए।